भौतिक प्रगति के सुनिश्चित आधार। वृक्षों की ऊंचाई, चौड़ाई और जिंदगी इस बात पर निर्भर है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत एवं गहरी हैं। उस पर लगने वाले फल फूल आसमान से उतरकर नहीं लद पड़ते, वरन उस रस संचय पर अवलंबित रहते हैं जो जड़ों द्वारा भूमि से खींचा जाता है। दृश्यमान वैभव अदृश्य जड़ों की सक्षमता पर निर्भर रहता है। मनुष्य को भी एक वृक्ष माना जाए तो गुण कर्म स्वभाव के अदृश्य समुच्चय को वे जड़ें कहा जा सकता है जो बाहरी वैभव के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसलिए पत्तों को सींचने की अपेक्षा जड़ों को उपयुक्त खाद पानी मिलता रहे, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। एक जैसी परिस्थितियों में उत्पन्न दो व्यक्तियों का भविष्य एक जैसा नहीं होता। मनः स्थिति के अनुरूप वे अपनी अपनी स्वतंत्र दिशाएं पकड़ते हैं। साधनों का उपयोग एक उत्कर्ष के लिए करता है तो दूसरा अपकर्ष के लिए। इसलिए उनका भविष्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। एक सम्मान और वैभव का धनी होता है, दूसरा पूर्वजों की संपदा की होली जलाकर बदले में दरिद्रता और भर्त्सना का भागी बनता है। इसमें यो परिस्थितियों की, व्यक्तियों की भाग्य रेखाओं की सराहना या शिकायत की जाती है, पर इससे आत्मवंचना के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। वस्तुतः मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है और यह कार्य वह अपने गुण, कर्म, स्वभाव जैसे उपकरणों और कौशलों के सहारे संपन्न करता है। लोगों का ध्यान बाहरी परिस्थितियों, साधनों और अनुग्रहों की ओर रहता है और वे सोचते हैं कि इन्हीं की अनुकूलता पर प्रगति के अवसर निर्भर हैं, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। अदृश्य गुण संपदा का महत्व है। उन्हीं का चुंबकत्व अपने अनुरूप साधन और सहयोग घसीट लाता है। गड्ढा होने पर उसके समीप जाने वाले गिरेंगे ही, और पर्वत की चोटी पर निगाह रखने वालों का उत्साह ऊंचा चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चोटी और खाई की प्रशंसा निंदा करना व्यर्थ है। वे तो सृष्टि संरचना के अंग भर हैं। उनमें किसी को खींचने और उछालने की सामर्थ्य नहीं। यह कार्य तो अपना मानसिक स्तर ही करता है। भौतिक प्रगति अभीष्ट तो हर किसी को है, पर वह हस्तगत उन्हीं को होती है जो उसे उपलब्ध करने के लिए समुचित मूल्य चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं और तैयारी करते हैं। यह तैयारी मात्र योजना बनाने और साधन एकत्रित करने तक सीमित नहीं है, वरन उसके लिए वह करना पड़ता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, भले ही उसकी आवश्यकता और महत्वता कोई समझ पाए या नहीं। तात्पर्य उन सद्गुणों की संपदा से है जो अपने अनुरूप चुपके चुपके ताना बाना बुनती रहती है। वृक्ष का वैभव उसकी जड़ों पर निर्भर रहता है। इस उपमा को यहाँ पूरी तरह लागू किया जा सकता है। प्रगति प्रयोजन के लिए दृश्यमान गुणों में सर्व प्रमुख उठने से लेकर सोने तक के समय का उद्देश्य पूर्ण नियोजन है। यह कार्य रात को सोते समय अगले दिन के लिए अथवा प्रातःकाल उठते ही अपना कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए नियोजित करना चाहिए। किसी आकस्मिक कार्य के आ खड़े होने पर ही यदा कदा अपवाद स्वरूप उसमें परिवर्तन होने की बात क्षम्य हो सकती है, अन्यथा मनमर्जी या दूसरों के सुझाए काम अस्त व्यस्त रूप से करते रहना और उन्हें आधे अधूरे छोड़कर दूसरा कुछ करने लगना बाल विनोद ही कहा जा सकता है। बंदर प्रायः ऐसे ही बेसिलसिले की उछल कूद करते रहते हैं। जिन्हें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, उन्हें इस दुर्गुण से अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। निर्धारित कार्यक्रम में पूरी तत्परता और तन्मयता से जुटना चाहिए। शारीरिक काम में उत्साह और साथ में मनोयोग की गहराई का नियोजन, यही है वह रहस्य जो काम में ऊब उच्चाटन उत्पन्न नहीं होने देता, वरन उसे बढ़िया किस्म का खेल समझकर पूरा रस लेता है। उचित समय में उचित रीति से उचित मात्रा में काम कर सकना तभी बन पड़ता है जब उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाए। इस प्रवृत्ति में कमी रहेगी
तो अधूरे मन और अधूरे श्रम से किए हुए काम फुहारों जैसे आधे अधूरे काने कुबड़े रहेंगे। उन पर लोग तो हंसेंगे ही, स्वयं का भी असंतोष होगा। सफल जीवन का प्रथम गुण क्रमबद्ध कार्य पद्धति अपनाना और उसमें पूरी तरह निमग्न हो जाना बताया गया है। प्रत्येक सफल व्यक्ति को यह प्रक्रिया अनिवार्यतः अपनानी पड़ी है। दूसरा गुण है उत्साह और साहस बनाए रखना। इसके अभाव में भीतर का शक्ति स्रोत सूखता है और बाहर अनुत्साह, आलस्य, प्रमाद और भटकाव घेरता है। आत्मविश्वास ऊंचे दर्जे का गुण है। सफल होकर रहने की उमंगें मनुष्य को वस्तुतः इस योग्य बनाती हैं कि वह कल नहीं परसों लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहती हैं। जो बगुले की तरह उछलते और झाग की तरह बैठते हैं, उनका मन चंचल, अस्थिर और अवसादग्रस्त देखा जा सकता है। अनेक सुयोगों के रहते यह एक ही दुर्गुण ऐसा है जो अभीष्ट की पूर्ति में हजार व्यवधान खड़ा कर देता है। आत्मविश्वास की, दृढ़ निश्चय की, प्रामाणिक चरित्र की बहिरंग पहचान एक ही है कि होठों पर मंद मुस्कान और आंखों में आशा की चमक। सफल जीवन जीने वाले कभी भी निराश, उदास, गंभीर विचार मग्न, असमंजसग्रस्त नहीं देखे गए। इन व्यथाओं को अपनाने वाला बात बात में आवेशग्रस्त होने लगता है। यह व्यक्तित्व की कुरूपता है जो कायिक सुंदरता और परिधानों की शोभा सज्जा को धूल्य में मिला देती है और किसी के संपर्क में आने, मन की बात पूछने या सहयोग करने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसलिए आवश्यक है कि हर किसी को अपनी वरिष्ठता का विश्वास दिलाने वाली होठों की मुस्कान और आंखों में आशा की चमक उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। यदि यह अब तक अभ्यास में नहीं आया है तो उस दर्पण की सहायता से वैसा अभिनय करने की साधना करनी चाहिए। कोई भी देख सकता है कि उदासी के रहते चेहरा कितना कुरूप दिखता है और अक्षमता का कितना विज्ञापन करता है। इसके विपरीत खिले फूल या चेहरा कितना सुंदर लगता है और कितनी तितलियां और मधुमक्खियों पर अपने आश्रय पाने के लिए आमंत्रित करता है। एकांगी उत्साह प्रायः ऐसे भूले करता है जिनके कारण अगले ही दिनों हौसला टूट जाए। हमें अपने कार्य के हर पक्ष पर विचार करना चाहिए, संभावना पर भी और व्यवधान पर भी आशा रखें, पर कठिनाइयों से निपटने की भी योजना बनाकर रखें। आवश्यकता नहीं कि अपनी कल्पना के अनुरूप ही सब कुछ घटित होता चला जाए या जिन व्यक्तियों से जो आशा रखी है वह पूरी होती ही चली जाए। आवश्यक नहीं कि परिस्थितियां अनुकूल ही बनी रहें। इसलिए सतर्कता रखना और तथ्यों के दोनों पहलू समझना आवश्यक है। समझदारी बढ़ाने का यही तरीका है और सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सामयिक हेरा फेरी की सूझबूझ रखकर चढ़ पाना संभव होता है। अन्यथा भावुक व्यक्ति सरलता पूर्वक बह सकता है और अपना धैर्य गवा बैठ सकता है। स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह समूचा मानव समाज एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई मात्र एकाकी पुरुषार्थ के सहारे नहीं बढ़ सकता है। हर छोटे बड़े कामों में दूसरों के स्नेह सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसे अर्जित करने का तरीका आदान प्रदान है। हम देते हैं और पाते हैं। शुरुआत अपनी ओर से होनी चाहिए। इस प्रतीक्षा में नहीं बैठा रहना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ न करें और लोग हमारे ऊपर अकारण ही स्नेह सहयोग बरसाते रहें। इसके लिए मधुर वचन बोलने की व्यवहार में शिष्टाचार के निर्वाह की आवश्यकता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सम्मान दें और सहयोग करें। इसमें आवश्यक नहीं कि किसी पर थैली ही उड़ेल दी जाए। जब मिलना हो, छुटपुट कार्यों में हाथ बटाना, खुशी और रंज में सम्मिलित होना और अपने योग्य सेवा की बात पूछना, यह भी सहयोग का एक बड़ा तरीका है। पर छोटा वह है जिसमें कोई बड़ा खर्च नहीं करना पड़ता और बहुत सहयोग नहीं देना पड़ता, पर दूसरे के हिस्से के काम में अपना हाथ लगा देना, इतने से भी काम चलता है। कदाचित किसी को आकस्मिक विपत्ति में फंस जाना पड़े तो उसे भी यथासंभव सहायता करना ऐसा तरीका है जिससे कितनों को अपना बनाया जा सकता है।
और उनके योगदान से समयानुसार अपने प्रगति कार्यों में यथोचित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अपनी आवश्यकता का संकेत कर देने भर से उन्हें प्रत्युपकार की बात स्मरण हो आती है। मित्र बनाना, उपेक्षित रहना और सहयोग अर्जित करना, यह तीनों स्थितियां अपनी उदारता, नम्रता और व्यवहार कुशलता पर निर्भर है। इस दिशा में प्रयत्नरत रहने का स्वभाव भी बना लेना अच्छा है। सम्मान, सद्भाव प्राप्त करने की इच्छा तो सभी की रहती है और इसके लिए अपनी विशेषताओं का ढिंढोरा पीटने के लिए लोग प्रयत्न भी करते रहते हैं, पर यह अस्थिर और उथला तरीका है। ठोस और वास्तविक तरीका है अपनी प्रामाणिकता की छाप दूसरों के मन पर बिठा देना। यह प्रपंचों का विषय नहीं, वरन सीधा वास्तविकता से संबंधित है। यह एक दिन में नहीं, लंबे समय तक उच्च चिंतन और आदर्श कर्तृत्व अपनाने से ही संभव है। लोग प्रतिभा के आधार पर जितने प्रभावित होते हैं, उसकी तुलना में मनुष्य की ईमानदारी, सज्जनता, शालीनता के प्रसंगों का यथार्थ परिचय प्राप्त कर अधिक प्रभावित होते हैं। अनेकों उसे आसानी से प्राप्त भी कर लेते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी दुश्चरित्रता को पैरों तले की जमीन, ऊपर का आसमान देखते हैं और उस वास्तविकता को समूचे वातावरण में बिखेर देता है। फलतः वह विश्वास के रूप में न सही, आशंका के रूप में हर किसी के मन में जा बैठता है। अप्रामाणिक पर कोई विश्वास नहीं करता और संदेह हर किसी को बना रहता है कि ऐसी ही कुटिलता, धूर्तता से कहीं हमें भी हानि न पहुंचा बैठे। ऐसे लोग सीधे रास्ते प्रगति तो कर ही नहीं पाते। उल्टे रास्ते यदि कर भी ले तो वह अधिक देर टिकती नहीं। विभूतियों को अर्जित करना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन उन्हें सुरक्षित रख सकना है। संपदा हो या प्रतिभा, उन्हें सुरक्षित रख सकना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। इसके लिए चरित्रवान होना नितांत आवश्यक है। जो उच्च आदर्शों और सिद्धांतों को जीवनचर्या में मिलाकर नहीं चलता, वह मुखौटा भर ओढ़ता है। वह बहुत देर तक अपनी कलई उतरने से बच नहीं सकता। प्रगति का एक उपाय है मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ कंजूसी या कृपणता नहीं, वरन यह है कि जिसके निमित्त जितना आवश्यक हो उतना ही खर्च किया जाए। समय, श्रम, चिंतन और धन चारों संबंध में ही मितव्ययता की बात लागू होती है। इसमें से एक भी संपदा को खुले हाथ नहीं लुटाया जाना चाहिए। फिजूल खर्ची एक बुरी आदत है जिसे लोग अमीरी का प्रदर्शन और ठाट बाट का चकाचौंध उत्पन्न करने में उड़ाते रहते हैं। चापलूस मित्र भी धमकी देने वाले शत्रु की तरह बचने योग्य होते हैं। वे गपबाजी, आवारागर्दी और शौक के लिए इतना समय और धन खर्च करा लेते हैं कि उस कारण प्रगति प्रयासों में भारी बाधा पड़े। पैंदे में छेद हो जाने पर नाव डूबती है और फिजूल खर्ची की आदत वाले को देर सवेर दिवालिया बनना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी प्रगति का मूल्य चुकाने के लिए जो करना चाहिए उसके संदर्भ में भी वह खाली हाथ रह जाता है। सद्गुणों से सुव्यवस्था का अत्यधिक महत्व है। व्यवसाय की, सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी जीवन की, परिवार की सुव्यवस्था मन को हल्का और प्रसन्न रखती है और साधनों तथा साथियों को सही रखना, उपयोगी बनाना सफल होता है। संसार में जितने महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उनमें प्रत्यक्षतः सुयोग्य साथियों, श्रमिकों एवं साधनों का महत्व दृष्टिगोचर होता है, पर परोक्षतः उसे व्यवहार कुशलता का चमत्कार दिखाते देखा जाता है, जिसे सुव्यवस्था कहा जाता है। हानि लाभ के जितने प्रसंग हैं, उसमें अस्त व्यस्तता का अभिशाप अथवा सुव्यवस्था का वरदान ही काम करते दिखता है। जो शतरंज की तरह अपनी गोटें यथास्थान फिट करता रहता है, उसे सूत्र संचालक कहते हैं, प्रबंधक, मैनेजर आदि भी। यह योग्यता संसार की अन्य योग्यताओं की तुलना में सैकड़ों गुनी अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्था बुद्धि को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं का सुनियोजन करना चाहिए। इसके लिए परिवार की प्रयोगशाला अभ्यास के लिए सर्वसुलभ और सर्वोत्तम है। अच्छा है
परिवार को छोटा रखा जाए और जो सदस्य अपने से बंधे हैं उनमें से प्रत्येक के दृष्टिकोण और क्रियाकलाप को गुण, कर्म, स्वभाव की दिशा धारा को सुनियोजित करते रहने में दत्तविद रहा जाए, जिससे अपनी प्रसन्नता बढ़े और उनको सही राह मिलने का संतोष रहे। यह मौलिक और आरंभिक गुणों की चर्चा है। इससे कम में भौतिक प्रगति का तारतम्य बनता नहीं। यदि यही सद्गुण उलटकर दुर्गुण बन जाएं, तो समझना चाहिए कि घड़े में अनेक छेद हो गए हैं और उसमें भरा हुआ आकांक्षाओं एवं प्रयत्नों का सारा जल बिखर जाएगा। प्रगतिशीलों को ऐसा अवसर नहीं ही आने देना चाहिए। यही वे सूत्र हैं जो भौतिक और आत्मिक प्रगति की पृष्ठभूमि बनाते हैं एवं किसी को भी ऊंचा उठाकर कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं।